आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी कि वैद्युत धारा एवं इसके प्रभाव, है ना। इस चैप्टर में हम वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा के कारण क्या है और वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव है, इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा के बारे में इतना हम सभी लोग जानते हैं कि घर में जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो सब किससे चलते हैं, विद्युत धारा से चलते हैं। ठीक है, तो उसी पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले हम ऐसे मान लेते हैं कि एक चालक तार से किसी बैटरी और स्विच की सहायता से हम एक बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए इस तरीके से अब अगर इस स्विच को ऑन कर दिया जाए तो हम देखते हैं ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, यानी कि किसी चालक और बैटरी से किसी बल्ब को जोड़ने पर यह बल्ब क्या होता है, जलने लगता है, यानी कि बल्ब से हमें लाइट मिलती है। इतना हम लोग जानते हैं कि जैसे भी हम घरों में भी क्या करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, लाइट अगर चल रही है तो अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ बल्ब से हमें लाइट मिलने लगती है, प्रकाश मिलने लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है और इसके साथ ही ऊष्मीय ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, ठीक। फिर यही सेम प्रोसेस हम करते हैं बैटरी को हटाकर। हम बैटरी को हटा देते हैं और तार को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो देखते हैं ये जो प्रकाश या जो ऊष्मा निकल रही थी वो अब नहीं निकलती है। तो एक बात समझ में आई कि यहाँ पे जो प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा आ रही थी वो कब आ रही थी, जब यहाँ साथ में बल्ब एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, तो क्या है इस यहाँ पे इस सिंपल फिगर हमने क्या दिखाया कि एक तार से एक बैटरी और स्विच लगाकर हमने एक बल्ब को जोड़ दिया। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे बल्ब से हमें क्या मिलती है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, है ना। यानी कि प्रकाश निकलता है और थोड़ी सी ऊष्मा यानी कि गर्माहट एहसास बल्ब के पास हमें होता है। बल्ब देखिए जल रहा हो तो बल्ब के चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश तो होता ही है, साथ में वहां पे कुछ ऊष्मा भी होती है। तो यहाँ पे हमें प्रकाश ऊर्जा मिल रही है और ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है। कब, जब इसको हमने बैटरी से जोड़ा है। जब बैटरी हम हटा देते हैं तो यहाँ पे हमें ना प्रकाश मिलता है, यानी कि बल्ब जलता ही नहीं है। अगर यहाँ पे बैटरी नहीं है तो यहाँ पे हमें बल्ब जलता हुआ नहीं दिखता है, ना यानी कि यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा होती है ना ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो इसका मतलब ये जो ऊर्जा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इस बैटरी के कारण से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रकाश ऊर्जा उसमें ऊर्जा मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है, इस बैटरी के कारण मिल रही है। मतलब यहाँ पे एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब इस वैद्युत ऊर्जा के कारण हमें यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा मिल रही है। हम जानते भी हैं कि ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसे हम क्या करते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण ये वही है कि ऊर्जा को केवल हम एक फॉर्म से यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी में विद्युत ऊर्जा है वो हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिल रही है और हम क्या कहते हैं कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। क्या कहते हैं कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है ना। जब किसी परिपथ को हम क्या करते हैं, बैटरी से या किसी ऐसे सोर्स से जहां से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है उससे जोड़ते हैं तो परिपथ में हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब ये वैद्युत धारा का प्रवाह हम जब कहते हैं कि इस तार में, इस चालक में, इस परिपथ में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है, इस धारा प्रवाहित का मतलब है कि इस पदार्थ में आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि यहाँ पे हमने जब इस चालक को एक तार से एक बल्ब और बैटरी को जोड़ा तो इस परिपथ में वैद्युत ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ बल्ब पे हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल के मिल रही है, साथ में कुछ ऊष्मीय ऊर्जा भी मिल रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चालक से ऐसा क्या हो रहा है, इस चालक में हम कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है,
यानी कि अब एक टर्म हमें समझना है कि आवेश क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा और वैद्युत धारा के प्रभाव, तो हमने देखा कि जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो वास्तव में क्या है, आवेश का प्रवाह है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्व बल की, ठीक है। गुरुत्व बल का यहाँ वैद्युत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहे हैं गुरुत्वीय बल क्या है। हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच एक बल लगता है जो आकर्षण का होता है और जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे एक पिंड ये है और एक पिंड ये है ना। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच दूरी r है ना। तो इनके बीच में एक आकर्षण का बल लगता है, कितना, F। और उस बल का मान कितना होता है, उस बल का मान होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं न्यूटन के नियम से कि m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं r दूरी पे रखी हैं, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस बल की और क्या प्रॉपर्टी है, ये बल कैसा होता है, एक दुर्बल बल है, एक दुर्बल बल है और हमेशा कैसा लगता है, बल होता है आकर्षण लगता है। कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। यानी कि गुरुत्व के बल के बारे में हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तुएं, कोई भी पिंड अगर एक दूसरे के समीप रखी हैं तो वो एक दूसरे पे गुरुत्व बल लगाती हैं। ये बल कैसा होता है, आकर्षण का बल होता है। और ये एक कैसा बल है, एक दुर्बल बल है। कितना होता है, m1 m2, यानी कि m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं अगर r दूरी पे रखी हो तो उनके मध्य लगने वाला बल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि m1 m2 यानी कि m1 m2 का मान जितना ज़्यादा होगा, इन दोनों का गुणनफल जितना ज़्यादा होगा, दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ये एक दुर्बल बल है। इसका मतलब ये है कि इस बल का हम अनुभव तभी करते हैं जब किसी एक पिंड का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो। जैसे हम अपने हाथ में दो गेंद या किसी मेज पर दो गेंद रख दें तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर ले जाकर ड्रॉप करते हैं, फ्रीली इसको अगर हम क्या करते हैं, नीचे पर गिरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये हमेशा नीचे की तरफ आती है। किसी भी वस्तु को अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो हमेशा वो पृथ्वी पर नीचे की तरफ आती है। तो इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है जो न्यूटन का नियम था कि हमेशा दो वस्तुओं के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन ये कैसा बल होता है, एक दुर्बल बल होता है और आकर्षण बल होता है। इसलिए इसका अनुभव हमें तभी होता है, इसे हम एक्सपीरियंस तभी कर पाते हैं जब किसी एक पिंड का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो। नॉर्मली आप दो छोटे छोटे बॉल्स या पिंड अगर आप पास पास रखेंगे तो उनके बीच में हम बल नहीं देख पाते हैं। हम बल का अनुभव कब करते हैं, जैसे पृथ्वी पे किसी चीज को फेंका जाए, या जैसे चंद्रमा जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो उसका भी बल हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कि चंद्रमा पे जो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक आकर्षण बल है और ये दुर्बल बल है। इसका अनुभव हमें तभी होता है जब कम से कम एक पिंड क्या हो, बहुत बड़ा हो, या जिसका द्रव्यमान कह सकते हैं बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अब आते हैं कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट पे। जैसे बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को रेशम के कपड़े से, कांच को बाल से, कंघी को अगर हम रगड़ते हैं, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बाल से हम स्केल प्लास्टिक वाली जो होती है या कंघी को बाल से रगड़े तो देखते हैं वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो यहाँ पे देखा गया कि जैसे बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को, रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को, या बाल से अगर हम कंघी को रगड़ते हैं तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये जितनी भी चीजें हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, बहुत छोटा, आपनूस, कांच, कंघी, ये सब क्या है, छोटी वस्तुएं हैं। इनको देखा गया कि आपनूस को जैसे बिल्ली की खाल से रगड़ दे, कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ दे, बाल से हम कंघी को रगड़ दे, है ना। तो देखा गया कि ये क्या करती है, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। जैसे कंघी क्या है, कंघी के पास में छोटे छोटे पेपर पीस यानी कि कागज के टुकड़े रखिए तो ये इससे चिपक जाते हैं, यानी कि कंघी क्या करती है, कागज के छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, कागज के टुकड़े कंघी के बीच में क्या लग रहा है, एक आकर्षण का बल लग रहा है। क्लियर, एक कैसा बल लग रहा है, एक आकर्षण का बल लग रहा है। एक और बात, अगर हम बिना कंघी को बाल से रगड़े देखते हैं तो वो पेपर के पीस यानी कि कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, जबकि जब बाल से रगड़ते हैं तो वो कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसका मतलब ये गुरुत्व बल ना होके कोई दूसरा बल होना चाहिए, है ना भाई। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर गुरुत्व बल होता तो हम कंघी को बाल से रगड़े या ना रगड़े, वो समान तरीके से हमेशा क्या करनी चाहिए, कागज के टुकड़े को आकर्षित करनी चाहिए। तो पहली चीज तो जब बाल से रगड़ते हैं तो ये क्या कर रही है, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वही ऐसे रखी है तो अगर हम कागज को देख रहे हैं तो वो कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। यानी कि जब कंघी को हम बाल से रगड़ते हैं तो यहाँ पे कोई एक अन्य गुण आ जाता है, एक अन्य गुण आ जाता है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस गुण को ही हम कहते हैं वैद्युत का गुण। ठीक है, अभी इसको और आगे डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि कंफर्म हो गया कि यही वैद्युत है, अभी और एक आध एक्सपेरिमेंट बताएंगे। फिर देखा गया कि एक और कंघी ली गई, उसको भी बाल से रगड़ा गया। ठीक, वो भी क्या कर रही है, कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रही है। लेकिन जब कागज के टुकड़े हटाकर उन कंघी को आपस पास लाया गया तो देखा गया कि वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो कंघी है वो कागज के टुकड़े को तो आकर्षित कर रही है, लेकिन दो कंघियों को अगर बाल से रगड़ा गया तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। वहां पे एक प्रतिकर्षण का यानी कि धक्के का अनुभव होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये गुरुत्व बल होता तो पहली चीज, गुरुत्व बल एक दुर्बल बल है, बहुत छोटी वस्तुओं पे हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, गुरुत्व क्या है, दूसरी बात, गुरुत्व बल हमेशा कैसा होता है, आकर्षण का बल होता है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं क्या है, कुछ कंडीशन में आकर्षण का भी बल है और कुछ कंडीशन में क्या है, प्रतिकर्षण का भी बल है। यानी कि ये जो बल है ये गुरुत्व बल के अतिरिक्त एक अन्य बल है जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे, वैद्युत गुण के कारण यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, इन जगह पे वैद्युत बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि एक बात और क्लियर हो गई कि प्रकृति में गुरुत्वीय बल के अलावा एक अन्य बल भी होता है, वैद्युत बल, है ना। और वैद्युत बल जिस गुण के कारण होता है उस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत का गुण। अब ये वैद्युत का गुण बेसिकली कहां से आया था, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट बताया, तो देखा गया इनको रगड़ने से, है ना। देखा गया इनको, जैसे आपने उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा, कंघी को बाल से रगड़ा, तो देखा ये हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी कि रगड़ने के कारण इन पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। और वह कारक जिसके कारण ये गुण आता है ना, इसका जो कारक है, इसका जो कारक या कारण है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को भी अभी और डिटेल में, आप सभी को बल क्लियर हो गया कि वैद्युत बल है क्या, किसको वैद्युत बल कहा गया। ये जो यहाँ सामान्य घटनाएं देखी गई, जो प्रेक्षण लिए गए, उसमें ये क्लियर हो गया कि ये बल एक गुरुत्वीय बल नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो ये क्षीण बल नहीं है, इसे बहुत कम द्रव्यमान पे भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब ये गुरुत्व बल नहीं है। दूसरी बात, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का है ना। तो इसको एक नया बल कहा गया। कौन सा बल है ये, वैद्युत बल है। ये किसके कारण उत्पन्न होता है, जिस कारक के कारण हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है पदार्थ में ऐसा जिसके कारण ये बल आ रहा है, उसी गुण को हमने क्या कहा, वैद्युत आवेश कहा। अब वैद्युत आवेश समझते हैं क्या होता है। देखिए, सामान्य रूप से हम जानते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स यानी कि एक जैसे कण होते हैं, ठीक है, और उसकी बाहर कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ठीक, हमने ये पढ़ा है पहले से कि परमाणु संरचना में कि किसी भी
पदार्थ के परमाणु में, है ना। परमाणु किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हम बोलते हैं, है ना। तो उस केस में देखा परमाणु में क्या होता है, दो तरह के कण होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन हमें बात यहाँ पे सिर्फ करनी है कि यहाँ पे दो तरह के कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इसमें क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनमें यह देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के पास होते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के पास होते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए। क्या देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास में है तो प्रतिकर्षित करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ में दो तरह के कण पाए जाते हैं, किसी भी पदार्थ में दो तरह के कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। एक जैसे कण क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कण क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यानी कि यह पता चला कि जो यहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा था वो इन कणों के कारण हो रहा था। इन कणों पे क्या होता है, आवेश, इस पर भी आवेश होता है, इस पर भी आवेश होता है। माना गया कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस पे एक ऐसा गुण है जिसके कारण यहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इन पे एक जैसा गुण है, इन पे एक जैसा गुण है। जो गुण इसके ऊपर है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश, और जो प्रोटॉन पे है उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश। यानी कि यह बात क्लियर हो गई कि माइनस माइनस यानी कि ऋणावेश ऋणावेश और धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ऋणावेश धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अब बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो पदार्थ में जो हम आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहे थे वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा था, इन कणों की वजह से आ रहा था। अब समझते क्या है, ये कण तो हर पदार्थ के अंदर होते हैं, मतलब हर समय होते हैं। तो जैसे कंघी समान रूप से रखी थी तब वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर रही थी, लेकिन जब हम इसको बाल से रगड़ते हैं तो वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है। जैसे दो कंघियां प्रतिकर्षित कर रही थी, दोनों को बाल से रगड़ा गया था, और दोनों ही बाल से रगड़ने पे क्या कर रही थी, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तो ये गुण जो है ये कब आया, घर्षण के कारण। ये गुण कब आया, घर्षण के कारण। अब घर्षण की घटना में ऐसा क्या होता है कि इसमें ये गुण आ जाता है, तो समझ सकते हैं। सामान्य रूप से किसी भी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है, उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और जितनी यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव प्रॉपर्टी, निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस माइनस मिलके चार्ज कितना हो गया, 0, प्लस माइनस मिलके हो गया 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0। यानी कि समान रूप से कोई भी पदार्थ पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है, 0 ही होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि उसके कक्षाओं में बाहर परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस वजह से वहां पे नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन घर्षण के कारण या जो भी हमने यहाँ पे घटना बताई है, इसमें क्या होता है, अगर किसी प्रक्रम में किसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसके कारण यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा बढ़ गया, और इस पदार्थ के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। अगर यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए घर्षण के कारण, ये इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पे चला जाए, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब पदार्थ में क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, तो कैसा चार्ज आया, धनावेश आ गया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब वृद्धि हुई तो यहां पे कैसा आ गया, ऋणावेश आ गया। यानी कि हमने जो देखा कि यहां पे घर्षण के कारण क्या है, संभव है, क्या संभव है कि घर्षण के कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है उसमें क्या होता है, सामान्य अवस्था से उनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होगी वैसी चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और जब सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, मतलब प्रोटॉन एक्सेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोटॉन वाली प्रॉपर्टी यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, आवेशित कण है, इनके कारण ही किसी पदार्थ पे आवेश उत्पन्न होता है। तो
जो बेसिक डेफिनेशन चार्ज की हमें देनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है ना। कौन से बल के कारण? वैद्युत बल के कारण। उस गुण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत का गुण कहते हैं। और जिस इसके लिए जो कारक उत्तरदायी है, यहाँ पे कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गुण। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गुण। कौन से गुण? इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश वाला गुण और प्रोटॉन का धनावेश वाला गुण, है ना। जो इलेक्ट्रॉन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्पेशल गुण मुख्य गुण है, वो ऋणावेश का है और प्रोटॉन का क्या है? धनावेश का है। और एक बात, धनावेश किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे हमेशा उतना ही चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे हमेशा उतना ही चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाती है तो क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें आवेश क्लियर हो गया कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता या कमी के कारण। इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से कम हो गई तो उस पर धनावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से ज्यादा होगी तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है तो उस पर आवेश Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्लस माइनस Ne का मतलब है, देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आएगा, दो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा पड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी तरह अगर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होती है तो उस पर आवेश कितना हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉनों के बराबर का प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा। प्लस तब होगा जब n इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे, माइनस कब होगा? जब n इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, हमने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज होता है प्रोटॉन पे उतना ही प्लस चार्ज होता है। ये चार्ज कितना होता है लिख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है। और एक प्रोटॉन का आवेश होता है, एक प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि वैद्युत धारा क्या है ना। बेसिकली वैद्युत धारा का हमने उपयोग बताया, अभी हम करंट तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, कि जैसे किसी भी परिपथ को हम बैटरी से या किसी भी ऐसे स्रोत से जहां पे विद्युत ऊर्जा निकाली जा सके, विद्युत ऊर्जा दे सके, उससे हम जोड़ते हैं किसी भी विद्युत उपकरण को, बल्ब को, पंखे को। तो देखते हैं यहाँ पे हमें बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब से हमको प्रकाश ऊर्जा मिली, पंखा चलाएंगे तो हमको पंखा चलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। और हम क्या कहते हैं, इस परिपथ में क्या हो रहा है? इस परिपथ में हम कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। तो बेसिकली धारा है क्या? धारा है आवेश की गति। यानी किसी चालक में जब आवेश गति करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। आवेश की गति के कारण धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब हमें आवेश समझना होगा कि आवेश क्या होता है। तो पहले से एक बल हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय बल क्या है ना। ये एक आकर्षण का एक दुर्बल बल होता है जो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगता है। ये न्यूटन्स लॉ है, F = G m1m2/r², है ना। अगर m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं r दूरी पे रखी है तो उनके बीच में इतना गुरुत्वीय बल लगता है, कितना? G m1m2/r²। ठीक है, और इसमें क्या है? ये एक दुर्बल बल होता है और आकर्षण बल होता है। मतलब अगर वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस बल का हम अनुभव नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे दो वस्तुएं अगर पास पास रखी जाए तो उस बल को अनुभव हम नहीं करते हैं, लेकिन वही किसी चीज को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो पृथ्वी की तरफ चली आती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को हम अनुभव करते हैं। फिर आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, जैसे अब देखा गया बिल्ली की खाल को आपने उसकी छड़ से, या रेशम के कपड़े को कांच से, या बाल से कंघी को जब रगड़ते हैं तो देखते हैं वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये जो आकर्षित करने का गुण आया, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत का गुण कहते हैं। इसके कारण जो बल लगता है, इस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं, और इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो क्या है? वैद्युत आवेश है। ठीक है, अब हम कैसे कह सकते हैं वैद्युत बल है ना। कैसे हमने निकाला था? पहली चीज, ये बहुत ही हल्की वस्तुओं में भी लग रहा था, यानी कि ये गुरुत्वीय बल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो रहा था, जबकि गुरुत्वीय बल क्या होता है? पहली चीज तो दुर्बल बल है, दूसरी चीज वो हमेशा आकर्षण का था। तो यहाँ पे वो हल्के द्रव्यमान पे भी लग रहा है और
साथ में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लग रहा है, मतलब ये गुरुत्वीय बल के अलावा कोई दूसरा अन्य बल है जो प्रकृति में उपस्थित है, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अब बात आती है पदार्थ में आखिर ऐसा क्या होता है कि वैद्युत बल लगने लगता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में दो तरह के कण होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, है ना, या पता लगाया गया कि पदार्थ में दो तरह के कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। देखा गया कि जो बाहर वाले एक जैसे कण, अभी हमने प्लस माइनस की बात नहीं की, जब एक जैसे कण पास पास लाए जाते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के कण लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना। भाई दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो यानी कि स्पेस इलेक्ट्रॉन के पास एक अलग अपनी स्पेशल क्वालिटी है और प्रोटॉन के पास एक अलग क्वालिटी है। इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या कहा, ऋणावेश, और इसके पास यानी कि प्रोटॉन के पास जो प्रॉपर्टी है उसे हमने क्या कहा, धनावेश। ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे उतना ही प्लस का चार्ज होता है। फिर समान रूप से किसी भी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उस पर नेट चार्ज जीरो हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर अब इसका आंसर हमें मिल जाता है। भाई सामान्य रूप से किसी भी चीज पे क्या है, नेट चार्ज जीरो है। नॉर्मल कोई भी स्केल या कोई भी कंघी क्या करती है, कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करती है, लेकिन जब क्या करते हैं हम उसे बाल से रगड़ते हैं, है ना, या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी कि रगड़ने के कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, जिसके कारण वहां पे वैद्युत का गुण उत्पन्न हुआ है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये जो भी हमने कण बताए यही इसके लिए उत्तरदायी कारक संभव है। हो सकता है कि वैसे तो नेट चार्ज जीरो था, ठीक बात समझ में आ रही, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो इसके कारण यहाँ पे प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, हमने एक प्रोटॉन को कम, एक इलेक्ट्रॉन को कम करके दिखाया तो कैसा चार्ज आ गया, प्लस। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन कम होने की बजाय बढ़ जाता तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाता, माइनस चार्ज आ जाता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी से धनावेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि से ऋणावेश उत्पन्न होता है। अगर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो रही है तो उस पर आवेश कितना होगा, प्लस माइनस एन ही आवेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और देख लेते हैं, मूल आवेश क्या है, या फंडामेंटल चार्ज इसको बोलते हैं। मूल आवेश या सारे बेसिक्स हैं आवेश के लिए, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ठीक। मूल का मतलब होता है कि जो कम से कम आवेश, है ना, मूल आवेश का मतलब जो कम से कम न्यूनतम आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश, है ना। न्यूनतम आवेश जो किसी वस्तु पर उत्पन्न हो सके, जो किसी वस्तु पर उत्पन्न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, हम मूल आवेश कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ से कम हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या कम से कम उसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है। किसी भी पदार्थ से हम आधा इलेक्ट्रॉन ना निकाल सकते हैं ना उसमें आधा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो कम से कम किसी भी पदार्थ से स्थानांतरण होगा, कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो कमी होगी या वृद्धि होगी वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की होगी। तो जो न्यूनतम आवेश है वो किसके बराबर होगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा। तो अब हमें आवेश के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। आवेश दो तरह का होता है, एक प्लस और माइनस, है ना। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एक प्लस कैसा चार्ज होता है, माइनस होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। तो किसी भी पदार्थ में, है ना, जो यहाँ पे घटना हमने देखी थी आकर्षण प्रतिकर्षण की, तो देखा गया था किसी भी पदार्थ पे जब समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी हो जाती है तो वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। और इसी चार्ज के कारण वस्तुओं में हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का यानी कि वैद्युत बल का अनुभव करते हैं। ठीक है।